हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका एस टीचर अकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। आज की जो क्लास है उसमें हम करने जा रहे हैं सीटेट हिंदी पेडागोजी का मॉक टेस्ट। और आज के जो प्रश्न हैं वो थोड़े से नए हैं और हो सकता है आपको थोड़े से मुश्किल भी लग जाए क्योंकि नए हैं। लेकिन यही तो मॉक टेस्ट होता है कि जो आपने अब तक पढ़ा है तो अब चेक करेंगे कि आपको कितना समझ में आया और कितना आपको याद हो चुका है। तो देखते हैं आपकी किसकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कौन कितने नंबर सही करता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, बेहतरीन वाली। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाली है और एग्जैक्ट ऐसे ही प्रश्न है जो एग्जाम में फंस रहे हैं आपके। तो 6 सितंबर को जो पेपर आपका सीटेट का होने वाला है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के मॉक टेस्ट से आपको पता भी चल जाएगा कि आप कितने नंबर ला पाएंगे। चलिए शुरू करेंगे। बाकी इसके ये आज आपका तीसरा मॉक टेस्ट है। 2 मॉक टेस्ट हम पहले कर चुके हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट 2026 स्पेशल क्लासेस। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे उसमें और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, मैराथन क्लासेस हैं। शाम को डेली शाम 7 बजे हम लाइव क्लास कर रहे हैं, तो आप डेली शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आने वाली क्लासेस आपको मिल पाएंगी। तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन दबाओ और उसके साथ में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो फटाफट से। चलिए जी शुरू करते हैं। वॉइस वगैरह क्लियर है, एक बार कमेंट करके बता दो जी। सभी को गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। चलिए लाइक भी कर दीजिए, कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो जल्दी से। और जो आपका कल ऑफर मैंने दिया था उसमें जो है केवल 47 सीट्स लेफ्ट बची हैं, यानी 47 सीटें बची हैं। तो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट बच रहा है जिसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो जल्दी से जल्दी ले लो, क्योंकि फिर बाद में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। सीटेट गारंटी बैच 15 डेज स्ट्रेटजी वाला, ठीक है। आई थिंक उसका नंबर मैंने आपको दिए थे, तो आप इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारी एकेडमी के नंबर हैं। तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपका फ़ोन उठाएगी और वो आपको पूरी बात समझा देंगे किस तरह से आपका एडमिशन होगा, कितना ऑफर चल रहा है। बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है इस समय पे, 85% की छूट की गई है, लेकिन केवल 47 सीटें बची हैं। तो इसलिए अगर किसी को भी एडमिशन लेना हो तो ज़्यादा देर मत करना, वरना बाद में नहीं बचेगा, ठीक है। कितनी? केवल 47 सीट बची है। कितने में से? 2500 सीटों में से, 2500 सीटों में से केवल 4300 सीट बची है। तो आप समझ सकते हैं कि सभी स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप बच रहे हैं अभी तक तो जल्दी कीजिएगा, क्योंकि 15 दिन वाली स्ट्रेटजी है। 15 दिन में 125 नंबर लाने की गारंटी आपको दे रहे हैं इस बैच के अंदर। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो फिर आप बहुत बड़ा नुकसान अपना कर लेंगे, क्योंकि 15 दिन में कोई और तरीका नहीं है आपका सीटेट पास करने का, ये लास्ट तरीका है आपका। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो और अपना कॉल करके अपना एडमिशन तुरंत ले लो फटाफट से, जितनी जल्दी हो पाए। अब हम शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट रहा ये आपके सामने और बहुत ही ज़बरदस्त वाले प्रश्नों के साथ। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आज का पहला प्रश्न है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना। दूसरा ऑप्शन है आपका भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। तीसरा ऑप्शन है दूसरे के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। और चौथा ऑप्शन है निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। तो बताएंगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से, और फिर उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। लेकिन पहले आप आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, तभी पता चलेगा, है ना, कि कितने आंसर जो है आप सही कर पा रहे हैं। तो जल्दी से लिखेंगे फटाफट से अपना अपना आंसर। हाँ जी, तो इसने देखो क्या बोला है। इसने बोला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होगा। एक सेकंड। हाँ, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होगा। तो देखो, अगर आप कह रहे हैं कि केवल प्रश्नोत्तरी या भाषण का मात्र आयोजन करना है तो ये तो कोई उद्देश्य हुआ नहीं। क्या बच्चों को आप भाषा इसलिए सिखा रहे हैं कि वो जो है किसी कवि सम्मेलन में जाएगा और वहां पर जाके भाषण देगा? ये हमारा उद्देश्य है? नहीं है ना, बिल्कुल भी। हमारा उद्देश्य तो ये होता है कि बच्चा दैनिक जीवन में भाषा का इस्तेमाल कर पाए, डेली लाइफ में इस्तेमाल कर पाए। तो ये तो सही आंसर नहीं हो सकता। भाषा की बारीकियां जाननी है, सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना है कि भाषा को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। भाषा की बारीकी का मतलब यही होता है कि भाषा को किस तरह से कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन आपका जाएगा सही, लेकिन नीचे वाला ऑप्शन भी एक बार चेक करते हैं। दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। तो भाषा का इस्तेमाल केवल सवाल के जवाब देने के लिए नहीं होता।
अपने मन की बातों को अभिव्यक्त करना, सामने वाले की बातों को समझना, समझ करके सही जवाब देना और अपना जो भी आपके मन में विचार है उसको खुल करके बयान कर पाना। ये उद्देश्य होता है कि संप्रेषण आप कर पाएं, यानी अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को, जो भी मन में बात है वो आप किसी से बता पाएं और दूसरों की बातों को समझ पाएं। केवल प्रश्नों के जवाब दे देना हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता। इसने बोला निजी अनुभवों को केवल लिखकर आप अभिव्यक्त करेंगे, क्यों बोलकर नहीं कर सकते? भाई भाषा का जो प्राइमरी उद्देश्य है वो तो बोलना है, लिखना तो बाद में आया है जब बच्चा स्कूल में पढ़ने लिखने गया। तो केवल लिखने वाला आंसर आपका गलत जाएगा, तो आंसर आपका सेकंड ऑप्शन ही सही है। भाषा की बारीकी को समझाएंगे आप। और सौंदर्य बोध का मतलब होता है सुंदरता, यानी भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जिससे भाषा अच्छी लगती है। आप किसी से मीठी बोली बोलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, आप कठोर शब्द बोलेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो सौंदर्य बोध का मतलब यही होता है कि भाषा को सुंदर रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए, अच्छे रूप में, ताकि सभी को आपकी बातें अच्छी भी लग जाएं। तो यहां जो है आपका सेकंड ऑप्शन राइट जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न है ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास और उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का। पहला ऑप्शन है एकमात्र उद्देश्य है, दूसरा ऑप्शन है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तीसरा ऑप्शन है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और फोर्थ ऑप्शन है सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? चलिए कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे सब लोग। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे सभी लोग, आपके लाइक से थोड़ा सा अच्छा फील होता है, मोटिवेशन मिलता है, बढ़िया। चलिए एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो को लाइक बटन दबा दीजिए। सर बताइए सभी सब्जेक्ट की महामैराथन नहीं हो रही है, सिर्फ ओनली सीडीपी और हिंदी हुई है। आप यूट्यूब की बात कर रहे हैं या ऐप की बात कर रहे हैं, पहले मुझे ये बताओ। अगर आप यूट्यूब की बात कर रहे हैं तो मैंने आपसे बताया था कि जो आपकी मैराथन क्लासेस बाकी सब्जेक्ट की होंगी वो 13 तारीख के बाद होंगी, है ना? एक सेकंड, एक सेकंड भाई, ये लाइट बंद हो गई है तो इसको चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि आपकी जो यूट्यूब पर जो बताया था मैंने, तो 13 के बाद बताया था कि एक तो आपकी 14 तारीख में होगी, फिर 15 की छुट्टी रहेगी आपकी, और फिर आपकी जो है 16 में होगी मैथ पेडागोजी, फिर आपकी 17, 18, 19 में दूसरे सब्जेक्ट एसएसटी पेडागोजी, साइंस पेडागोजी सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने बिल्कुल शेड्यूल बनाया हुआ है, तो कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसने बोला है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास और उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है या नहीं है? तो हाँ उद्देश्य है, और हम ये कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ये है कि बच्चे को आप भाषा सिखाते हैं, और भाषा से क्या ये पॉसिबल होगा, या भाषा का एक मकसद ये भी है कि हम दूसरे विषयों को आसानी से समझ पाएंगे। तो यस, है ना? अगर बच्चे को भाषा आएगी तो बच्चा गणित भी आसानी से समझ पाएगा, इंग्लिश भी आसानी से समझ पाएगा, विज्ञान को भी समझ लेगा। तो एक उद्देश्य ये हुआ हमारा कि हम दूसरे विषयों को समझ सकते हैं और उनका आनंद उठा सकते हैं, ये हमारा एक उद्देश्य हो गया। लेकिन एकमात्र उद्देश्य नहीं होगा ये, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। भाषा के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बातचीत करना, अपने मन के विचार बताना, दूसरों के मन के विचार जानना, किताबें पढ़ना, अपनी संस्कृति को समझना, समाज को समझना, भाषा के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो इसलिए एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता है। और ये भी नहीं कह सकते कि सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है भाषा का कि हम दूसरे विषय पढ़ेंगे। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि हम भाषा को अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने जीवन को सरल बना पाएंगे, अपनी बातें किसी को बताएंगे, जरूरतें पूरी हो सके। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य विषयों को जानना नहीं होगा, लेकिन हाँ एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है। तो आंसर जो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन जाएगा। सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये भी नहीं कह सकते हम कि ये बिल्कुल ही कम ही महत्वपूर्ण है, कि ये दूसरे विषय में पढ़ने ही नहीं थे, ये मजबूरी में पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर जो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार कमेंट में यस लिख के बता दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पढ़ने का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है पढ़कर समझना, दूसरा ऑप्शन है वर्णमाला का ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है वाक्यों को पढ़ना, और फोर्थ ऑप्शन है शब्दों को पढ़ना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे सब लोग। चलिए यस भी आ चुका है सभी का, बहुत बढ़िया। और जल्दी जल्दी से लाइक करेंगे, 1000 लाइक हमारे होने ही वाले हैं, तो जल्दी जल्दी 1000 लाइक पूरे करेंगे।
बहुत बढ़िया। देखिए इसने बोला पढ़ने का अर्थ क्या होता है, तो मैंने आपको पढ़ने के बारे में बता दिया था कि चार शब्द आपको याद रखने हैं, है ना। वो कौन कौन से चार शब्द हैं? एक तो अर्थ ही होता है, एक भाव होता है, एक समझ होता है और एक बोध होता है। ये चार टैग वर्ड हैं जब भी पठन का प्रश्न आएगा, अर्थ, भाव, समझ और बोध। तो इसमें आप देखेंगे समझ आ रहा है एक वर्ड, बाकी और कोई सा नहीं आया, पहला ही ऑप्शन आपका राइट होगा। ये केवल टैग वर्ड नहीं है बल्कि इसका मीनिंग ही यही है। पठन तभी होता है जब आप लिखी हुई सामग्री के मीनिंग को समझ पाए। अगर लिखा हुआ कोई भी शब्द है या कोई भी लाइन है, कोई वाक्य है या कोई पैराग्राफ है, आपने उसको पढ़ तो लिया, यानी उसके हर शब्द का मीनिंग, हर शब्द को आपने उच्चारित कर दिया, लेकिन उसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो पठन की श्रेणी में नहीं आता। पठन तभी कहलाएगा जब उसके भाव को आप समझ जाएंगे, उसके मीनिंग को आप समझ जाएंगे। तो वर्णमाला पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपने वाक्यों को पढ़ लिया, आपने शब्दों को पढ़ लिया, कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसके मीनिंग को ना जान पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गीता के श्लोक को पढ़ सकते हैं, गीता आपने पढ़ी होगी सबने, तो उसमें संस्कृत में लिखा होता है, आप उसको पढ़ तो देते हैं लेकिन उसका मीनिंग आपको नहीं पता होता। कुछ 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 का पता होता है लेकिन सबका नहीं पता होता। तो जिसका मीनिंग आपको नहीं पता और आपने केवल उसको पढ़ दिया, तो इसका मतलब आपने उसका उच्चारण किया है, आपने पठन नहीं किया, तो वो पठन की श्रेणी में नहीं आता। समझे बात को? पठन तभी होगा जब आपको मीनिंग समझ आ जाए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। ये प्रश्न किस की ओर संकेत करता है? व्याकरणिक ज्ञान की ओर, भाषा की बारीकियां, व्याकरण की परिभाषा या फिर भाषा संरचना? बताओ जरा कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, कमेंट में लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए सब लोग बताएंगे। जी सर, थैंक्स वन अगेन, मैं बैच में ऐड हो गई हूँ रितु। हाँ तो बैच में तो आप ऐड हैं, और जो भी एडमिशन ले रहा है सब हैंड टू हैंड ऐड ही हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप ऐड हो जाइए क्योंकि फिर सीटें ख़त्म हो जाएंगी उसमें। चलिए, इसने बोला कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। अच्छा, अगर आपको ये पूरी बात समझ नहीं भी आ रही ना, तो मैंने आपको बताया था ये जो शब्द होते हैं ना, जैसे ये भी, ही, है ना, या कोमा लगा देना या कहीं पर इन्वर्टेड कोमास लगा देना, ये सब भाषा की बारीकियों में आते हैं। किसमें? भाषा की बारीकियों में आते हैं। लेकिन अगर आपको ये बात नहीं भी पता तो आज इस मीनिंग पे आ जाते हैं। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके, कि अभी भी खाना खा रहे हो तुम, है ना, यानी पहले भी खा रहे थे अभी भी खा रहे हो, तो यानी आपकी जो कंटिन्यूटी चल रही है ना। जैसे आप जो है क्रिकेट खेल रहे थे और आपके पिताजी ने बोला भाई जल्दी खेल के और चल पढ़ाई कर लेना, फिर पिताजी दुकान से सामान लेने गए, वहां से वापस भी आ गए और देखा तुम अभी भी क्रिकेट खेल रहे हो, तो पिताजी बोलते हैं अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, यानी आपका काम जो है वो कंटिन्यू है, चल रहा है, बिना रुके चलने वाले किसी काम का भाव निकालना हो तो इस तरह का शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। अभी भी तुम खाना खा रहे हो, अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, अभी भी टीवी देख रहा है। तो इसका मतलब ये जो शब्द आते हैं ना छोटे छोटे, ये कोई व्याकरणिक ज्ञान नहीं है और ना ही व्याकरण की परिभाषा है, ना ही ये संरचना है, ये केवल भाषा की बारीकियां हैं छोटी छोटी। जैसे ही लगा दिया, आपने बोला मैं खाना खा रहा हूँ, आपने, आपके पास किसी का कॉल आता है, आप बोलते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, तो उस बंदे को नहीं पता कि आप अकेले खा रहे हैं या परिवार के साथ खा रहे हैं या 10 लोगों के या 20 लोगों के, या हो सकता है बारात में खाना खा रहे हो आप, उसको नहीं पता। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया मैं ही खाना खा रहा हूँ, ही लगा दिया, तो अब ये बात क्लियर हो जाती है कि आपके अलावा कोई नहीं खा रहा, आप सिंगल हैं वहां पे उस समय, मैं ही खाना खा रहा हूँ। तो ये जो ही, भी, से, इस तरह के कुछ वर्ड आते हैं, ये भाषा की बारीकियां कहलाती हैं। ठीक है, भाषा संरचना उसको कहते हैं जब आप ये चेक करते हैं कि सेंटेंस बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं है, कर्ता अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, वर्क अपनी जगह, सब चीज़ें अपनी जगह हैं या नहीं है, तो उसको संरचना कहेंगे। संरचना ये नहीं है, तो ये सिर्फ भाषा की बारीकियां होती हैं। सेकंड ऑप्शन आपका राइट जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं समझे? सर क्या मेरा नाम शो हो रहा है? हो रहा है जी, हो रहा है। मुझे पता है आप नाम पढ़वाने के चक्कर में जानबूझ के ऐसे ऐसे कमेंट पढ़ते हैं, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेडियो नाटक या फिर कविता पाठ या फिर आयु अनुरूप साहित्य या फिर समाचार पत्र? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको, कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे सब लोग। सीडीपी की बची हुई क्लास कब होगी? टॉपिक्स भाई उसको मैं कराऊंगा 1-2 दिन के अंदर अंदर ही। अभी ज़रा मुझे समय नहीं मिल पाया उतना, दिन में भी बहुत सारे काम थे तो इसलिए करवा नहीं पाया मैं, लेकिन जल्दी ही आपको करवाऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है।
चलिए फटाफट लिखेंगे अपना अपना आंसर। देखिए इसने बोला उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगी। तो इसने बोला कक्षा 6 से 8 तक की बात हम कर रहे हैं। तो पाठ्य पुस्तक के अलावा, तो पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो अगर हम बात करें रेडियो नाटक, यानी रेडियो में जो आवाज़ें आती हैं और वहाँ पे कोई कहानी आपको सुना रहा है, तो क्या वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई? नहीं हुई। उससे केवल बच्चा सुन सकता है, ना तो उस पर बोल पाएगा, ना प्रतिक्रिया दे पाएगा, ना पार्टिसिपेट कर पाएगा। कविता के पाठ, तो कविता पाठ तो पुस्तक के अंदर ही आ गई ना, ये तो अलग से कोई चीज़ ही नहीं हुई। कविता पाठ जो है यानी कविता को पढ़ना, तो कविता तो खुद ही पाठ्य पुस्तक के अंदर आएगी, तो ये तो कोई बड़ी चीज हुई नहीं है, तो उसी के अंदर समाहित हो गई, तो ये सही नहीं हो सकता। आयु अनुरूप साहित्य आपका सही आंसर जाएगा। समाचार पत्र भी सही बात होती है, लेकिन समाचार पत्र और इसमें अगर दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो इसको 1 नंबर देंगे, इसको 10 नंबर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि साहित्य में बहुत सारी चीजें आती हैं। साहित्य में आपके नॉवेल्स आ सकते हैं, उपन्यास आ सकते हैं, कहानी की किताबें आ सकती हैं, या किसी बड़े लेखक की जीवनी आ सकती है, या फिर एकांकी आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, है ना। और इसमें एक फ़ायदा और इसने लिख दिया है, आयु अनुरूप साहित्य, यानी बाल साहित्य का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। जितना उम्र बच्चे की है उसकी उम्र के हिसाब से जिसमें बच्चा रुचि ले उस तरह की कहानियां आप दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लोगों की कहानियां बच्चों को सुना रहे हैं। तो समाचार पत्र क्या होता है? थोड़ा सा हार्ड होता है, उसमें खबरें होती हैं। तो समाचार पत्र कब काम आता है? जब आपको बिल्कुल शुद्ध शुद्ध उच्चारण वाली भाषा बच्चे को सिखानी है, या समाचार की भाषा आपको बच्चे को सिखानी, ये एक ऑप्शन है। लेकिन यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये बच्चे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर जो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार पूर्णतः सत्य है या पूर्णतः असत्य है, या आंशिक रूप से सत्य है या फिर निराधार है? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर फटाफट से। चलो 1000 लाइक में हमारा लास्ट लाइक बचा है भाई। 999 हो गए हैं। बताओ कौन करेगा 1000वां लाइक? कौन है वो लक्की पर्सन? जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाएंगे जिसने भी नहीं किया है। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। देखिए इसने बोला गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी भाषा सीखते हैं बच्चे, ये बात पूरी तरह से सत्य है। और इसको हम कहते हैं भाषा की केंद्रीयता का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं भाषा की केंद्रीयता। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि भाषा पूरे सिलेबस में, यानी पूरे पाठ्यचर्या में केंद्र में होती है। अब केंद्र में क्यों है भाषा? क्योंकि भाषा भाषा के पीरियड्स में तो पढ़ते ही हैं आप। जब वो आपकी क्लास लगती है कि अब इंग्लिश का पीरियड है, अब हिंदी का है, अब मैथ का है, अब साइंस का है, तो हिंदी को हिंदी की कक्षा में तो पढ़ लिया। लेकिन जब आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तब भी भाषा का विकास हो रहा है। जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तब भी भाषा का विकास हो रहा है। जब आप गणित, साइंस, सामाजिक विज्ञान जो भी आप पढ़ा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वहाँ सोशल साइंस पे क्या होगा कि बच्चों से बात तो करेगा ही ना टीचर। चाहे वो सूरज के बारे में बात कर रहा हो, चाहे वो पृथ्वी के बारे में बात कर रहा हो, चाहे वो पर्यावरण के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन बात तो हो रही है। और जब बात होगी तो बच्चा बोलेगा भी, सुनेगा भी, समझेगा भी, यानी भाषा विकास हो रहा है। उसके अलावा बच्चे को जब आप कुछ भी सामाजिक विज्ञान के बारे में लिखवाएंगे तो बच्चा लिखेगा, यानी राइटिंग स्किल बढ़ रही है, लेखन बढ़ रहा है। लेखन क्या है? भाषा विकास। जब बच्चे की जो किताब है वो किसी न किसी भाषा में लिखी गई है, जब बच्चा उसको पढ़ेगा तो बच्चे का पठन कौशल बढ़ेगा, यानी कि भाषा विकास। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, भाषा का विकास होता रहेगा हर सब्जेक्ट की क्लास में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाषा जो है वो केंद्र में होती है सारे सब्जेक्ट के, यानी सारे पाठ्यचर्या के केंद्र में भाषा होती है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि गणित विज्ञान की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। ये बात पूरी तरह से सत्य है ना। आंशिक रूप से नहीं बल्कि 100% सत्य है, ऐसा होता है ना। असत्य नहीं है और निराधार नहीं है, बिल्कुल आधारित है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। समझ गए बात को? आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों में हिंदी तरफ भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, पहला ऑप्शन है भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, दूसरा ऑप्शन है हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर। जी लिखिए जल्दी से अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
देखिए, इसने बोला है आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ये बात गलत है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी आना चाहिए था, ही क्यों लिख दिया इसने। हाँ, हिंदीतर भाषा का मतलब ये हो गया कि हिंदी के अलावा, है ना। तर तर का मतलब होता है, इसमें इतर शब्द जुड़ा है, इसका मतलब होता है के अलावा, यानी हिंदी के अलावा बाकी की, हिंदी के अलावा हिंदीतर भाषाओं को ही जगह मिलनी चाहिए। इससे भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचय होगा, ये बात पॉजिटिव है। हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचय मिलेगा, ये भी ठीक है। सामाजिक संस्कृति, ये भी ठीक है। आंसर तो इसका डी जाएगा, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और प्रश्न में चेंज ये होगा कि यहाँ ही नहीं बल्कि भी आएगा। क्योंकि हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में, या जो भी हम किताब अपनी पढ़ा रहे हैं, उसमें हिंदी तर भाषा को भी, यानी हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं को भी स्थान देंगे। ऐसा नहीं कि केवल दूसरी भाषाओं को स्थान दे दिया और अपनी मूल भाषा ही छोड़ दी, ऐसा नहीं कर सकते। तो आई थिंक इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, ही की जगह भी कर दो तो आपका आंसर फोर्थ जाएगा, वरना तो अगर ही हुआ तो एक भी आंसर राइट नहीं है इसका फिर। तो यहाँ जो है आपका फोर्थ ऑप्शन राइट जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, पहला ऑप्शन है अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, दूसरा है भाषा का समृद्ध परिवेश हो, तीसरा है सरल साहित्य का चयन हो, और फोर्थ ऑप्शन है परीक्षाओं का आयोजन हो। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। हाँ जी सर, वीडियो आगे नहीं बढ़ रही है। अरे प्रिया जी, लाइव वीडियो आगे बढ़ाओगे क्या? जो दुनिया में हुआ ही नहीं है उसको देखना चाह रहे हो? टाइम मशीन लगा दूं? भाई अभी क्लास होने दो ना, तभी तो आगे दिखेगी। अब जो क्लास हुई नहीं है उसी को आगे बढ़ा के देखना चाह रहे हो, लाइव वीडियो आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तुम भी कमाल करते हो। आह, चलो जल्दी जल्दी बताओ अपना अपना आंसर। हम्म। तो ज़्यादातर लोग टिके हैं बी ऑप्शन पर। अच्छा जी, चलो, तो सही है बी ऑप्शन आपका। बच्चे भाषा बेहतर तभी सीखेंगे जब भाषा का समृद्ध परिवेश होगा, और समृद्ध परिवेश का मतलब ऐसा होता है जहाँ पर भाषा सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा साधन या ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मौजूद हों, उसको हम कहते हैं समृद्ध परिवेश। अनेक पाठ्य पुस्तकें होंगी तो बच्चा कंफ्यूज ज़्यादा होगा, इसलिए पाठ्य पुस्तक एक ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सरल साहित्य का चयन करेंगे, ज़रूरी नहीं, बल्कि हम मिडल, जो बच्चे की आयु के अनुरूप हो ऐसा साहित्य चुनेंगे, ना तो बहुत सरल और ना ही बहुत कठिन। परीक्षाओं के आयोजन से भाषा का कोई लेना देना नहीं होता। परीक्षाएं ना भी हों तो भी बच्चा भाषा सीखता है, परीक्षा की जरूरत ही नहीं है भाषा में। तो यहाँ जो आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन राइट जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है अवलोकन, दूसरा है आपका जांच सूची, तीसरा है साक्षात्कार सूची, और फोर्थ ऑप्शन है आपका लिखित परीक्षा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? चलिए फटाफट लिखेंगे अपना अपना आंसर। हाँ जी, देखिए, तो इसने बोला आपसे उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा ऑप्शन है आपका, यानी कि आकलन किससे सबसे बेहतर किया जा सकता है। तो अगर इनमें ध्यान से देखोगे तो पहला ऑप्शन आपका सही लगेगा। आपको क्यों लगेगा बता देता हूँ। अगर केवल लिखित परीक्षा लेंगे तो बच्चे की भाषा का केवल लेखन का ही आकलन आप ले पाएंगे, ना तो बोलने का, ना सुनने का, ना समझने का आकलन नहीं कर पाएंगे। अगर आप साक्षात्कार करेंगे यानी इंटरव्यू करेंगे तो उसमें केवल बोलना और सुनना आएगा, और बाकी लिखना और पढ़ना नहीं आ सकता। अगर आप जांच सूची की बात करेंगे तो जांच सूची में तो केवल टिक ही लगाए जाते हैं बस, उसमें तो कोई एक्टिविटी भी नहीं होती। लेकिन अवलोकन ऐसा तरीका है जिसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जिसमें आप चारों कौशलों का मूल्यांकन आराम से कर सकते हैं बच्चों को देख करके। बच्चे बातें कर रहे हैं, उनको देखो खड़े होके, आपस में बच्चे बातें कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कौन बच्चा किस तरह से बात करता है, कितनी अभिव्यक्ति कर पाता है। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, बच्चों को आपने रिटर्न वर्क दे दिया, बच्चे लिख रहे हैं, आप देख लो बैठ के, तो आपको पता चल जाएगा बच्चे की लेखन क्षमता कैसी है। अवलोकन ऐसा तरीका है जिससे चारों कौशलों का मूल्यांकन बहुत आसानी से हो सकता है, तो इसलिए हम पहले ऑप्शन को चुनेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप खालिस्तान दक्षता प्राप्त करना। उच्च दक्षता प्राप्त करना, सर्वोच्च, या फिर औसत, या फिर बुनियादी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? चलिए लिखेंगे अपना अपना आंसर।
चलिए लिखिए जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आकलन मतलब मूल्यांकन, जी मूल्यांकन और आकलन एक ही होता है, ठीक है। अब देखो इसने जो बोला है आपसे द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का लक्ष्य है, यानी आपकी जो सेकंड लैंग्वेज आप सिखा रहे हैं स्कूल में, एक तो फर्स्ट लैंग्वेज हो गई जो मातृभाषा थी, अब आप सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो सेकंड लैंग्वेज की जो सिलेबस है उसका क्या उद्देश्य है। जो आपने प्राकृतिक भाषा ज्ञान प्राप्त किया है, यानी जो आपने मातृभाषा ज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया है, उस मातृभाषा की दक्षता के अनुरूप, यानी मातृभाषा को बेस बना करके, उसको पूर्व ज्ञान बना करके, नेक्स्ट जो द्वितीय भाषा है उसकी कौन सी दक्षता प्राप्त करना चाह रहे हैं आप, तो उच्च दक्षता प्राप्त करना चाहेंगे हम। क्योंकि देखो सर्वोच्च तो नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे बच्चे हैं कक्षा 8 तक के। सर्वोच्च का मतलब हो गया कि आपको परिपूर्ण हो गया आप भाषा में, यानी कि अब आपसे कुछ बचा ही नहीं है सीखने को, सब कुछ ही सीख लिया आपने। तो इसको हम कहेंगे औसत भी नहीं रखेंगे, बुनियादी भी नहीं रखेंगे, हम चाहेंगे कि हम उच्च दक्षता को प्राप्त करें, चाहे वो सेकंड लैंग्वेज हो चाहे थर्ड लैंग्वेज हो। तो एक अच्छी दक्षता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पर हम जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा के विभिन्न कौशलों को खाली स्थान रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो पहला ऑप्शन है क्रमिक, दूसरा एकीकृत, तीसरा है उच्च और चौथा ऑप्शन है निम्न। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। जी सर आप बहुत बेस्ट पढ़ाते हो आशिया, जी थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, और हमारे 1500 लाइक में लास्ट लाइक बचा है, तो कौन करेगा बताओ 1500 लाइक। कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक करेंगे, बल्कि सभी लोग करो यार, अब इतना मेहनत से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं एक एक शब्द का मीनिंग बता करके, और आप जब लाइक नहीं करते हो ना तो मुझे बहुत दुख होता है। मतलब जितने लोग अभी देखो 50% लोगों ने लाइक किया है, क्योंकि 3000 लोग इस समय लाइव आ चुके हैं, 1500 लाइक हैं इस समय हमारे, यानी 1500 लोग ऐसे हैं जो लाइक नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं। तो ये 1500 लोगों के ऊपर मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ये वही लोग हैं जो केवल स्टोरी देखते हैं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो छुप छुप के देखने वाले, तो ऐसे मत बनो आप छुप छुप के देखने वाले, सामने आओ, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको वैसे भी फ्री मिलता है कंटेंट यूट्यूब पे, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि लाइक्स कर दें या कमेंट कर दें अच्छी सी, या शेयर ही कर दो। भाषा के विभिन्न कौशलों को, और विभिन्न कौशल कौन से होते हैं आप सबको पता है, 4 कौशल होते हैं हमारे, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। तो ये चारों कौशल क्या क्रम से सीखे जाते हैं या बिना क्रम के, तो ये क्रम से नहीं सीखे जाएंगे, बल्कि एकीकृत रूप से सीखे जाएंगे। एकीकृत का मतलब होता है इकट्ठे, यानी साथ में मिल करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हम बच्चे को पढ़ना सिखाएंगे, फिर अगले साल लिखना सिखाएंगे, फिर अगले साल जो है उसको बोलना सिखाएंगे, बल्कि चारों कौशल एक साथ चलते हैं और एक साथ ही हम उनका डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। उच्च रूप से पढ़ना या निम्न रूप से पढ़ने की मतलब ही नहीं है, बच्चा निम्न से उच्च की तरफ अपने आप ही बढ़ता जाएगा। हम कहेंगे एकीकृत रूप से पढ़ाएंगे हम इनको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। और एक और शब्द लिख लो फिर इसके साथ साथ, अंतः संबंधित भी आएगा आपका, ठीक है। एकीकृत भी आता है और बहुत बार अंतः संबंधित भी आएगा, कि चारों कौशल जो हैं वो अंतः संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि और तीसरा है सूत्र विधि, चौथा ऑप्शन है आपका पाठ्यपुस्तक विधि। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए तुरंत बताएंगे अपना अपना आंसर, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं सर। मैंने और कोई और क्लास ज्वाइन की है, बट मुझे आके आपके क्लास बहुत अच्छा लगता है, आपकी टीचिंग मेथड अमेजिंग है। अच्छा, आपको अच्छा हमारी क्लास लगती है और आपने ज्वाइन कहीं और की है, वाह क्या बात है। कि प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ, लेकिन मजबूरी में शादी कहीं और करनी पड़ रही है। चलिए खैर खैर, ज़्यादा डीप मत जाइएगा। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है जो अपेक्षाकृत प्रभावी है। आगमन विधि सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है, ठीक है। उदाहरण से नियम की ओर आप चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं या फिर एक्टिविटी करवाई जाती है। एग्जाम्पल को एक्टिविटी भी कह सकते हैं। पहले एक्टिविटी करेंगे तो बच्चा सक्रिय रहेगा, और बच्चे के अपने खुद के दिमाग में जो विचार हैं वो बाहर निकलते हैं। बच्चा अपने दैनिक जीवन की चीज़ों को पहले बाहर लाता है। निगमन विधि में रट्टा मारना पड़ता है, सूत्र विधि में भी रट्टा मारना पड़ता है, पाठ्यपुस्तक विधि में भी रट्टा मारना पड़ता है। इसलिए तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है भाई। समझ में आई बात कि नहीं आई है, बोलो। चलिए जी,
अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार खालिस्तान से जुड़ा है। किससे? पहला ऑप्शन है विषयों की विभिन्न भाषाओं से, दूसरा है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, तीसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतें, और फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान संबंधी शब्दावली। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलो जल्दी लिखो फटाफट से। हाँ जी। और कल सबने ले लिया था गारंटी बैच आप लोगों ने? जो 15 डेज वाला कल ऑफर निकाला था, 15 डेज में आपके सीटेट की स्ट्रेटजी बनाई है हमने, 15 दिन की तैयारी में 125 नंबर आपके आ जाएंगे। उसमें कंटेंट सारी चीज़ें हैं, उसमें नोट्स भी है, मैराथन भी हैं, और उसमें पीवाईक्यूज भी शामिल हैं, और उसमें मॉडल पेपर भी फ्री हैं। तो वो 15 दिन का कंटेंट है जिसमें आपके 125 नंबर लाने की गारंटी है। तो आप सबने आई थिंक कल ज्वाइन कर लिया था, और अगर कोई भी रह गया है तो मैं आपको बता रहा हूँ 47 सीट उसमें बची हैं केवल, इसलिए इस क्लास के बाद जो है एडमिशन अपना ज़रूर ले लेना। मैं आपको बता दूंगा कैसे एडमिशन लेना है, क्लास के बाद में बताऊंगा, ठीक है? पहले क्लास करते हैं, तो क्लास के बाद ले लेना एडमिशन, वरना बाद में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर आप देखते रह जाएंगे। देखो इसने बोला है उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर आप विज्ञान का कोई पार्ट शामिल कर रहे हैं, देखो ये विज्ञान का पार्ट है ना, रक्त और हमारा शरीर, लेकिन आपने पाठ्य पुस्तक में, भाषा की पाठ्य पुस्तक में क्यों डाला इसको? ये तो विज्ञान की किताब में होना चाहिए था। तो हम एक्चुअल में विज्ञान के संदर्भ में भाषा सिखाना चाह रहे हैं अगर इसमें है तो। विषयों की विभिन्न भाषाओं में भाषाएं सिखाना चाहते हैं? नहीं। संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा है? हाँ वो तो है बिल्कुल। हिंदी भाषा की विविध रंगतें सिखा रहे हैं आप? नहीं। हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतें होती हैं एकांकी, कविता, निबंध, जीवनी, नाटक, ये अलग अलग रंगतें हैं। विज्ञान संबंधी शब्दावली सिखाना चाह रहे हैं आप बच्चे को, या संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा? संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा अगर है तो वो तो विज्ञान की क्लास में पढ़ाते ना आप भाषा को। यहाँ विज्ञान संबंधी शब्दावली वाला आंसर राइट जाएगा आपका, क्योंकि ये जो संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा है इसका मतलब होता है कि दूसरे सब्जेक्ट की क्लास में हिंदी का विकास हो रहा है। यहाँ उल्टा है, यहाँ हिंदी की क्लास में विज्ञान के शब्द आ रहे हैं, तो हिंदी की क्लास में विज्ञान संबंधी शब्दावली आप सिखाना चाहते हैं। आंसर जाएगा डी ऑप्शन आपका, ठीक है? समझ गए कि नहीं समझे? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की खालिस्तान की चुनौतियों और खालिस्तान को संबोधित करने का एक प्रयास है। क्या आएगा खालिस्तान में? संस्कृति, समाधानों, समस्याओं, अवसरों, भाषा स्थिति, संस्कृति और भाषा स्थिति और अवसर। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर सब लोग। चलिए बताइए। देखिए इसने जो बोला है, अगर हम इस पे चर्चा करें तो देखो, अगर हम बात करें तो त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है कि इसके अंदर आपको 3 भाषाएं बच्चे को सिखानी है, कंपलसरी हो जाती हैं, है ना? और कब तक सिखानी है? कक्षा 10 तक सिखानी है। लेकिन इसका एक तरीका है, पहले सबसे पहले बच्चे को बुनियादी लेवल पे केवल मातृभाषा सिखाते हैं, फिर जैसे जैसे बच्चे को मातृभाषा आ जाती है तो कक्षा 6 में आते आते हम एक और सेकंड लैंग्वेज जोड़ देते हैं। अब वो सेकंड लैंग्वेज कौन सी होगी? वो होगी, अगर उनके राज्य की भाषा हिंदी है तो फिर वो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होगी। लेकिन अगर वो हिंदी भाषी राज्य नहीं था, जैसे तमिलनाडु है तो उनकी मातृभाषा तमिल थी, तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में आप हिंदी पढ़ेंगे, कंपलसरी हो जाती है आपके लिए। फिर जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं और एक राज्य की भाषा पढ़ रहे हैं, फिर आप जब थोड़े से और अगली क्लास में जाएंगे तो एक और थर्ड लैंग्वेज चुनेंगे जो पूरे भारत में प्रचलित हो, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई और भाषा हो जो मॉडर्न टाइम पे चल रही होगी। फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में इंग्लिश चल रही है तो इंग्लिश को कंपलसरी करेंगे थर्ड लैंग्वेज में, ताकि आप पूरे भारत को एक जगह जोड़ सकें। ये हमारा उद्देश्य था। तो यहाँ संस्कृति को तो चुनौती दे नहीं रहे, ना ही समस्या को चुनौती दे रहे हैं। ये चुनौती किस चीज़ की है? भाषा की स्थिति की चुनौती है, क्योंकि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की भाषा स्थिति है, विविधता है। अब भाषा स्थिति की जो चुनौती है उसको संबोधित कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप किसको संबोधित कर रहे हैं? अवसरों को या संस्कृति को। तो भारत की भाषा स्थिति को
की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास है। आई थिंक संस्कृति ही आना चाहिए, क्योंकि संबोधित तो हम संस्कृति को ही कर रहे हैं, अवसर तो करेंगे नहीं, तो थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट जाएगा। अवसरों को संबोधित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तीसरा ऑप्शन सही जाएगा, संस्कृति आएगा, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृति भी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है भाई, समझ गए बात को। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। ये विचार पूर्णतः असत्य है, या फिर पूर्णतः सत्य है, या फिर आंशिक रूप से सत्य है, या फिर पूर्णतः निराधार है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा। चलिए लिखेंगे अपना अपना आंसर। वेरी नाइस, लिखते रहेंगे सब लोग, अपना अपना आंसर लिखेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए, तो इसने बोला आपसे ये है कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता के साथ साथ होना चाहिए। तो यही तो हम चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि भाषा के जो चारों कौशल हो वो एक साथ ही डेवलप हों। और उसको अभी हमने ऊपर प्रश्न भी आया था, तो हमने यही कहा एकीकृत रूप से सीखे जाते हैं, यानी एक साथ अंत संबंधित होते हैं। तो ये बात पूरी तरह से सत्य है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट जाएगा, क्योंकि चारों कौशल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और चारों कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, आगे पीछे नहीं सीखे जाते। तो असत्य तो है नहीं, और आंशिक रूप से सत्य नहीं है कि कभी सत्य होगा, थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि पूरी तरह से ये बात सत्य ही है। 100% सत्य है कि चारों कौशल एक साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जो आंसर जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो पैराग्राफ तो मैं हटा देता हूँ, अभी पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं केवल। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और प्रश्न है आपका गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। पहला ऑप्शन है भाषा की बारीकियां समझना, दूसरा है कल्पना शक्ति का विकास, तीसरा ऑप्शन है तार्किक शक्ति का विकास, और फोर्थ ऑप्शन है अनुकरण क्षमता का विकास। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। लिखेंगे अपना अपना आंसर। सर 118 फिर से देखिएगा। अच्छा ठीक है, याद दिलाना मुझे, लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि अब तो बहुत पीछे निकल चुका है। सर हमें भी बैच परचेज करना है। क्या नाम है आपका। नाम तो लोफी, पता नहीं नाम नहीं लिखा आपने। बैच आपको परचेज करना है तो ऐप पे जाके कर सकते हैं। SA टीचर अकेडमी नाम से ही हमारा ऐप है, जो चैनल का नाम है वही ऐप का भी नाम है। मैं आपको प्रोसेस भी बता दूंगा, अभी थोड़ा वेट कीजिए, क्लास के अंत में आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा मैं। या फिर जो मैंने नंबर दिए हैं शुरू में आपको, वो उस पर कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। देखो, गद्य शिक्षण का से अपेक्षित नहीं है। कुल मिला के पूछा यह गया है कि गद्य शिक्षण से क्या फ़ायदा नहीं होगा, या उसका उद्देश्य क्या नहीं है। अब गद्य क्या होता है। गद्य होता है पैराग्राफ आपका, है ना। पैराग्राफ जो होता है, या फिर पैराग्राफ की जगह हम ये कहें कि जो आपके कहानी वाले पार्ट होते हैं। कौन से कहानी वाले, कविता वाले छोड़ दो, है ना, क्योंकि जो कविता वाले होंगे वो पद्य में आते हैं, गद्य में नहीं आते। तो गद्य की हम बात कर रहे हैं। तो गद्य से आप भाषा की बारीकियां सीखेंगे, यस पॉजिटिव। कल्पना शक्ति बढ़ेगी, यस, कहानी में तो काल्पनिक चीजें होती हैं। तार्किकता भी बढ़ेगी बच्चे की, क्योंकि बच्चा दिमाग लगाता है। अनुकरण क्षमता का विकास हमारा उद्देश्य नहीं है। हम बच्चे को नकल करना नहीं सिखा रहे हैं। अनुकरण जो होता है वो भाषा अर्जन का हो चुका है, बच्चा खुद ही करता है। अनुकरण में टीचिंग का कोई रोल ही नहीं है। वो अनुकरण जो है ना, वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, वो बच्चा खुद ही कर लेगा, उसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अनुकरण करवाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, कविता पढ़ाने का या कहानी पढ़ाने का। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन जाएगा, क्योंकि इसने निगेटिव वाला ही आपसे पूछा है। अगला प्रश्न क्या होगा। प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि पहला ऑप्शन है बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, दूसरा ऑप्शन है बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें, तीसरा ऑप्शन है बच्चे हिंदीतर भाषाओं को पर अपनी पकड़ बना सकें, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको, कमेंट में अपना उत्तर लिखेंगे। भाई वीडियो को लाइक करो यार जल्दी जल्दी से, 3000 लाइक पूरे करने हैं हमें अभी। तो 3000 अभी हुए नहीं है भाई, अभी 2200 लाइक पे अटका रखा है, जबकि लाइव यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अगर अभी सभी लोग जो है एकदम फटाफट से लाइक करेंगे तो अभी पूरे लाइक हो जाएंगे हमारे 3000 2 मिनट में ही। सर हमें भी गारंटी बैच लेना है। जूलिया, जूलिया जी मैंने अभी बताया ना आपको,
अभी बता दूंगा मैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो गारंटी बैच के इच्छुक हैं, जो गारंटी बैच लेना चाह रहे हैं? 15 डेज स्ट्रेटजी वाला 15 दिन में सीटेट में 125 नंबर दिलाने की गारंटी है। अगर आप सभी लोग चाहते हैं इसी अटैम्प्ट में सीटेट पास करना, तो वो बैच आपके लिए सर्वोपरि नहीं बल्कि ज़रूरत है आपकी। क्योंकि यूट्यूब पर पढ़कर आप 15 दिन में तो नहीं हो पाएंगे पास। यूट्यूब पे प्रैक्टिस अच्छी होती है, रिवीजन अच्छा होता है, बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन गारंटी नहीं होती, क्योंकि यूट्यूब पे 100% सिलेबस या सारी चीज़ें आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे। आपको ढूंढने में 1 महीना निकल जाएगा। फिलहाल वो आपकी इच्छा रहेगी, लेकिन आपके लिए ये मैं एज अ टीचर, एज अ अनुभवी व्यक्ति, इतने सालों का अनुभव लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अब इतने कम दिनों में सीटेट पास करना है तो गारंटी बैच के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वही एक तरीका है जिसमें 100% सिलेबस निचोड़ के साथ मिल जाएगा, और सारे पीवाईक्यूज और सारे मॉडल पेपर के साथ आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं सीटेट में। वरना तो यूट्यूब पे भटक भटक के हर साल 18-20 लाख बच्चे फेल हो ही जाते हैं, और नॉर्मल बैचेज में भी नहीं हो पाओगे इस समय, क्योंकि नॉर्मल बैच में 6 महीने लगेंगे सिलेबस को ख़त्म करने में। तो वो तो अब तरीका बचा ही नहीं है आपके पास कि नॉर्मल बैच आप लें कहीं से और वहाँ से पढ़ाई कर पाएँ। नहीं कर पाओगे आप, सिलेबस ही ख़त्म नहीं कर पाओगे। एक सब्जेक्ट की 100 150 वीडियोज़ होती हैं, कहाँ से करोगे? ये 15 डेज वाला जो बैच है, इसके अलावा इस अभी तक भारत में कोई तरीका नहीं है आपके पास है, अगर आप इसी समय इसी वाले सीटेट को क्रैक करना चाह रहे हैं। इसीलिए मैंने फ़ीस डाउन की है, ताकि आप सब लोग पास हो सकें। और आई थिंक सभी लोग एडमिशन लेना भी चाहते हैं, क्योंकि सभी के यहाँ पर यस भी आ चुके हैं। सर मैंने ले लिया है बैच, बहुत बढ़िया किया, वेरी नाइस, ऑलरेडी ले चुके हैं। मैं अभी क्लास के बाद में बताऊंगा आपको पूरा प्रोसेस कैसे आपको लेना है, तो क्लास के अंत तक रुके रहें, है ना। अब यहाँ पे पहले प्रश्न सॉल्व करते हैं। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषाओं की रचना को भी, अच्छा हिंदी तर का मतलब क्या होता है? इसमें एक इतर शब्द जुड़ा है, हिंदी प्लस इतर, यानी हिंदी के अलावा। इतर का मतलब होता है के अलावा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि अपनी किताब में हम हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं की रचना भी डाल रहे हैं। जैसे कोई महाराष्ट्र का कोई कवि रहा होगा, उसने कोई कविता लिखी थी मराठी में, लेकिन वो कविता इतनी अच्छी है कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार या बंगाल, इन लोगों को भी वो कहानी समझ में आए, या यहाँ के बच्चे भी पढ़ पाएँ। तो क्या करेंगे, हम उसको उसको अपनी किताब में डालेंगे अनुवाद करके, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे मराठी को, और फिर उसको अपनी किताब में डाल देंगे। तो उसको हम कहते हैं कि हम हिंदी की किताब में हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं की कविता या दूसरी भाषाओं की कहानियां भी डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बच्चे को दूसरी भाषाओं का जो साहित्य है वो भी जानने को मिल जाए। यानी बच्चे को हिंदी तर रचनाकारों के, अच्छा रचनाकारों के नहीं, रचना केवल, बच्चे हिंदी तर रचनाओं को की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। देखो दोनों में फर्क है, और ये ट्रिक है छोटी सी, मैंने वैसे पहले आपको बताई है, शायद दोबारा बता रहा हूं। जब भी ये दो ऑप्शन आएंगे तो हमें क्या देखना है कि बच्चों को रचनाओं के बारे में बताना है, रचनाकारों के नहीं। समझ में आ रही है बात? हमें फिल्म देखनी है, फिल्म का डायरेक्टर कौन था उसकी बायोग्राफी नहीं देखनी। सुल्तान फिल्म सलमान खान की आप सबने देखी है, लेकिन सुल्तान का डायरेक्टर कौन था किसको याद है? किसी को भी नहीं। जो उस लाइन में है उन्हें याद होगा। तो हमें बच्चे को राइटर के बारे में नहीं पढ़ाना, हमें बच्चे को केवल कहानी के बारे में पढ़ाना है। कक्षा 8 तक तो यही है, उससे ऊपर जब जाएंगे कक्षा 10 में 12 में, तब राइटरों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये ट्रिक है एक सिंपल सी, जहाँ पे भी रचनाकार हो, कवि हो, लेखक हो, कहानीकार, साहित्यकार, ये निगेटिव हो जाएंगे आपके सारे। हमें क्या सिखाना बच्चों को? केवल रचनाएं। अब आगे बढ़ेंगे। क्या आप हिंदीतर भाषाओं पर पकड़ बनाना चाह रहे हैं? नहीं, पकड़ नहीं बनानी हमें, हमें दूसरी भाषाओं पे पकड़ नहीं बनानी, केवल परिचय देना था बस। व्याकरण सिखा रहे हैं आप दूसरी भाषा का, हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं का व्याकरण सिखाना चाह रहे हैं आप। व्याकरण तो हम अपनी ही भाषा का ना सिखा रहे, कक्षा 1 से 8 तक हम खुद ही अब व्याकरण नहीं सिखा रहे, तो दूसरी भाषाओं का तो क्या सिखाएंगे? सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका एकदम सही जाता है। और अगर आपको बात समझ में आ गई है तो यस लिख दो एक बार कमेंट में जल्दी से। अगला प्रश्न क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा की नियमित प्रकृति को पहचानना। दूसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। तीसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना। और फोर्थ है हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? कमेंट में अपना अपना आंसर सब लोग लिखेंगे। सर ये फर्स्ट पेपर के लिए भी है क्या? हाँ जी, ये दोनों पेपर के लिए है, बोथ पेपर के लिए। क्योंकि पैडागोजी जब भी मैं आपको कराऊंगा वो दोनों पेपर के लिए ही होगी, पेपर 1 भी प्लस पेपर 2 भी। क्योंकि पैडागोजी कॉमन सब्जेक्ट होता है, सीडीपी हो या पैडागोजी हो, दोनों पेपर में एक जैसी ही होती है। चलिए लिखते रहिए अपना अपना आंसर। हाँ जी सर, ऑफर कब तक है सर?
भाई ऑफर जो है वो कब तक वाला नहीं था, उसमें सीट थी बस, कि 2500 सीट निकाली थी हमने, और उसमें से 47 सीट बची हुई हैं आज। तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्लास के बाद कैसे एडमिशन लेना है, आप तब ले लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से हो सकता है आज ही खत्म हो जाए आपका। देखो इसने बोला उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है। हिंदी भाषा की नियमित प्रकृति को पहचानना, ये तो हमारा उद्देश्य है, पहला ऑप्शन आपका पॉजिटिव है ना। लेकिन हम बाकी भी देखते हैं। हिंदी की व्याकरण को कंठस्थ करना, पहली बात तो हम व्याकरण पढ़ाते नहीं है, और दूसरी बात अगर पढ़ाएंगे भी तो कंठस्थ नहीं करवाएंगे। कंठस्थ निगेटिव टैग वर्ड होता है, इसका मतलब है रटना, है ना। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, मैंने अभी अभी क्या बोला था आपसे, रचनाकारों को जानना क्या है, निगेटिव है। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। अच्छा, अब यहाँ पे रचनाओं वाला ऑप्शन पॉजिटिव तो है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड जो जुड़ चुका है, प्रसिद्ध रचनाओं को। तो हम बच्चे को प्रसिद्ध रचनाएं नहीं सिखाते, बल्कि ऐसी रचनाएं सिखाते हैं जो उनकी उम्र के अनुरूप हो, यानी बाल साहित्य वाली रचनाएं पढ़ाते हैं, केवल प्रसिद्ध रचनाएं नहीं पढ़ाते। समझ में आई बात। दूसरी बात, अगर इन दोनों ऑप्शन में कंपेयर करेंगे, पहले पहले ऑप्शन में और फोर्थ में, तो यहाँ तो केवल आप रचना की बात कर रहे हैं, और यहाँ तो पूरी की पूरी भाषा की बात हो रही है ना, कि भाषा को ही समझना है, उसकी नियमबद्ध प्रकृति, वो कैसे बनी है भाषा, कैसे उसका इस्तेमाल होगा। तो बड़ा ऑप्शन कौन सा हुआ, पहला ऑप्शन हुआ। इसलिए हम पहले ऑप्शन को चुनेंगे, क्योंकि इसने यही बोला है ना कि सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा को समझना, इसलिए पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की खालिस्तान क्षमता का विकास करने में सहायक है। लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता या फिर अनुकरण, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। लिखेंगे सब लोग अपना अपना आंसर। चलिए लिखते रहिए, बहुत अच्छे। हाँ जी, देखिए तो इसने बोला भाषण, परिचर्चा और संवाद से कौन सी अभिव्यक्ति या कौन सी क्षमता का विकास होगा, तो मौखिक अभिव्यक्ति का होगा। क्यों होगा, देखो समझते हैं। आप भाषण दे रहे हैं तो बोल के देंगे, परिचर्चा करेंगे तो बोल कर करेंगे यानी डिस्कशन, संवाद करेंगे, संवाद भी डिस्कशन को कहते हैं तो बोल कर करेंगे। या तो बोलने का विकास होगा या फिर सुनने का, इन दोनों के अलावा तीसरा चौथा नहीं होगा। लिखित का इसमें कोई काम नहीं है, क्योंकि भाषण में लिखित का कोई काम नहीं है, परिचर्चा में लिखित का कोई काम नहीं है। कल्पनाशीलता का विकास हो सकता था, लेकिन हम कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, हम केवल भाषण या परिचर्चा आपस में ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर दोनों में से बात करेंगे तो मौखिक अभिव्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कल्पनाशीलता। और अनुकरण तो इसमें है ही नहीं, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, तो नकल थोड़ी कर रहे हैं इसमें, आप तुम अपने मन की बातें दोहरा रहे हैं, यानी आप मन की बात बताएंगे, सामने वाले की सुनेंगे। तो यहाँ जो है मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे ज्यादा विकास होगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना किस में मदद करेगा। पहला ऑप्शन है साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन में, दूसरा है अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में, तीसरा है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार प्राप्त करने में, और फोर्थ है भाषा व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करने में। बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। लिखेंगे सब लोग अपना अपना आंसर। मजा आ रहा है क्लास करने में या नहीं, बताओ, समझ में आ रही है क्लास। सर आज मेरा ज़्यादा सही हो रहा है, आलोक जी, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। आप एप्लीकेशन में क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में 16 तारीख से स्टार्ट होगा, मैंने बता तो दिया आपको, 16 अगस्त से स्टार्ट होगा, जो 15 दिन वाली जो स्ट्रेटजी है ना आपकी गारंटी बैच, वो 16 से स्टार्ट होगा। लेकिन एडमिशन आपको आज ही लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर सीटें खत्म हो जाएंगी। अच्छा देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है गद्य को पद्य में रूपांतरित करना है और पद्य को गद्य में, यानी कहानी को कविता में बदलना है और कविता को कहानी में। दोनों की भाषा संरचना अलग होती है। कविताओं में तुकबंदी लगाई जाती है और शब्द आगे पीछे भी लिख देते हैं तुक बनाने के लिए, है ना। तो और कहानी में क्या है, कहानी में बिल्कुल एक बातचीत की तरह सेंटेंस लिखा जाता है, साफ साफ सीधा सीधा, है ना। तो इन दोनों से क्या पता चलेगा, इन दोनों से भाषाई संरचना पता चलेगी, तो आंसर तो आपका तीसरा ऑप्शन जाएगा सही। उसके अलावा आप सोच रहे हैं पहला ऑप्शन राइट क्यों नहीं गया। साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन में मदद मिलेगी, तो क्या बच्चे का काम
साहित्य को सृजन करना है। सृजन मतलब बनाना, क्रिएट करना। तो क्या बच्चा कहानी लिखता है या बच्चा कविता बनाता है? नहीं बनाता ना, ये काम राइटर का है, और इतने बड़े लेवल का काम बच्चे के लिए नहीं है। अभ्यास प्रश्न गढ़ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अभ्यास प्रश्नों की ज़रूरत ही नहीं है। भाषा में प्रश्न विश्न की या एक्सरसाइज की या फिर परीक्षा की ज़रूरत नहीं होती है, और है भी तो बहुत कम इंपॉर्टेंस रहती है इनकी, बहुत ज़्यादा नहीं है। और व्याकरण भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना। व्याकरण भी केवल संदर्भ में सिखाते हैं, वो भी जब ज़रूरत पड़ेगी बस, ज़्यादा कुछ नहीं सिखाते। लेकिन भाषा की संरचना इससे समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पता चलेगा कि अगर आप गद्य लिखते हैं तो उसमें किस तरह की शब्दावली और किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, और कविता में अलग प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जिसमें तुकबंदी भी रहेगी, लाइनें ऊपर नीचे भी बिठाई जाएंगी, और आपको गाने में मज़ा आएगा उसको, है ना। तो यहाँ जो आंसर जाएगा तीसरा ऑप्शन जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न क्या है? 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, दूसरा है साहित्यिक सामग्री, और तीसरा ऑप्शन है व्याकरण की पुस्तक, और फोर्थ है आपका पोस्टर। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। क्या क्लास लेना चाहिए 15 दिन वाला? अरे 100% लेना चाहिए भाई, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। 15 दिन वाला क्लास ही है जो अब लास्ट समय में आपका सीटेट पास करवाएगा, वो लास्ट रणनीति है। इसीलिए उसका प्राइस मैंने 4 गुना कम कर दिया है, ताकि आप सब लोग इस बार पास हो सकें। मैं चाह रहा हूँ कि इस बार ज़्यादा स्टूडेंट को पास कराएंगे। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। सर मैंने बैच ले लिया है कैप्टन। अच्छा ले लिया तो अच्छी बात है, वेरी नाइस। देखो इसने बोला 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सबसे बेहतर मानते हैं? पाठ्य पुस्तक अच्छी बात है, साहित्यिक सामग्री और भी अच्छी बात है, पोस्टर इतनी ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, और व्याकरण भी खास चीज़ नहीं है। अब इन दोनों में अगर आप चुनेंगे तो दोनों में से किसको चुनेंगे बताओ? हम चुनेंगे साहित्यिक सामग्री को। क्यों? क्योंकि पुस्तक खुद साहित्य में ही आ जाएगी, पुस्तक भी तो साहित्य का ही पार्ट है। साहित्य में ज़्यादा चीज़ें आती हैं, साहित्य में कहानियां भी आ जाएंगी, कविताएं भी आ जाएगी, कोई उपन्यास की किताब भी आ जाएगी, कोई कहानी की किताब भी आ जाएगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पुस्तक में तो केवल एक ही प्रकार की चीज़ें या लिमिटेड चीज़ें कह सकते हैं कि लिमिटेशंस रहती हैं, कि 10 चैप्टर डाल दिए बात खत्म हो गई। लेकिन साहित्य में यहाँ आपके पास टीचर के पास लिमिटेशन नहीं रहती, टीचर चाहे तो लाइब्रेरी जाकर नई किताबें भी ला के पढ़ा सकता है बच्चे को, यहाँ रोक टोक नहीं होती। इसलिए साहित्य सबसे बेस्ट होता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आप 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने को किस पद्धति का समर्थन करेंगे? पहला ऑप्शन है जिसमें बच्चे को बोलने के अवसर मिले, दूसरा ऑप्शन है जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, तीसरा है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, और डी ऑप्शन है जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर आप लोग। अभी लिया है सर रामदास जी? अच्छा अभी अभी तुरंत ले लिया आपने, चलो अच्छी बात है। मैंने कोई बैच नहीं लिया है, मेरा क्या होगा सर? अरे यार अब मैं क्या बोलूँ इस बात को, देखो ये कह रहे हैं मैंने नहीं लिया तो मेरा क्या होगा। तो ले लो ना, अभी कोई निकल थोड़ी गया, अभी तो आपके पास चांस है, अभी आपके पास दिन बचे हैं पास करने के। चलो 3000 लाइक पूरे करो जल्दी जल्दी फटाफट से, जल्दी सब लोग कमेंट को नीचे करके लाइक करेंगे एक बार जल्दी से, अपनी इच्छा अनुसार सब लोग करेंगे, जिम्मेदारी है आपकी। इसने बोला है कि आप 6ठी कक्षा के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहते हैं, तो कौन सी पद्धति सबसे बेहतर मानते हैं आप? तो अगर हम कहेंगे कि बोलने के अवसर मिले बच्चे को, तो लिखने के क्यों नहीं मिल रहे हैं, पढ़ने के क्यों नहीं मिल रहे हैं? फिर ये कि जिसमें बच्चे को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल भी ना पढ़नी हो, तो ये भी तो गलत है ना। फिर किताब है किस लिए भाई? किताब भी पढ़नी है और किताब के साथ अलग साहित्य भी पढ़ने हैं, तो ये भी गलत है। जिसमें बच्चे को परस्पर अंतःक्रिया करने का मौका मिले, वो पद्धति सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहेगी। अंतःक्रिया का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ बैठ बैठ के एक्टिविटी कर रहे हैं, किताब भी पढ़ रहे हैं तो ग्रुप में पढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये वाइगोत्स्की भी कहते हैं कि जब आप मिलजुल कर सीखते हैं तो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं और बेहतर सीखते हैं। केवल लेखन कार्य करेंगे तो बाकी के कार्य कहाँ जाएंगे, पढ़ना कहाँ जाएगा, सुनना कहाँ जाएगा? तो हमें चारों कौशल पे ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन होगा, परस्पर अंतःक्रिया सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह कौन सी होनी चाहिए?
मातृभाषा या क्षेत्रीय, मातृभाषा या हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी या विदेशी, बताओ इनमें से कौन सी। अभी अभी मैंने आपको त्रिभाषा के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले ही, अगर आप याद रख पाए होंगे तो मुझे लगता है सही आंसर आप देंगे बिल्कुल। चलो जल्दी बताओ फटाफट से अपना अपना आंसर। सर मैं 2 बार 4 या 6 नंबर से रह गया हूँ सर जी, क्या करूँ बताओ। भाई आप गारंटी बैच ले लो, 2 4 6 नंबर एक्स्ट्रा ही आएंगे, आप रहेंगे नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट पिछले साल भी थे हमारे बैच में जो 4 4 5 5, बल्कि एक दो कुछ बच्चे तो ऐसे जो 7 बार फेल हुए थे, वो पास हो गए हमारे एक बार में ही। तो आप भी हो जाएंगे, इसकी चिंता छोड़ दो। सर आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं ले रहे हैं, देखो ये तो आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से बहुत बड़ा काम मैं कर रहा हूँ। जो काम मैं कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट जॉब में रह के नहीं हो पाएगा, है ना। गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ मैं 40 50 बच्चों को पढ़ाऊंगा, यहाँ 40 50 लाख बच्चों को पढ़ाता हूँ। और ये बहुत बड़ा काम है, मैं टीचर्स बना रहा हूँ, खुद टीचर्स नहीं बन रहा हूँ, तो इससे बड़ा काम थोड़ी है वो आप लोग करो बच्चों को पढ़ाने का काम। तो ये मकसद तो साफ सुथरा है, यहाँ पे तो सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है आई थिंक। और गवर्नमेंट जॉब करनी होती तो बहुत साल पहले ही कर लेता मैं। चलो अब इसने जो बोला है आपसे कि त्रिभाषा सूत्र के हिसाब से पहली भाषा कौन सी पढ़ाई जानी चाहिए, तो मैंने आपसे बोला था आप पहली भाषा मातृभाषा पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर मातृभाषा के अलावा किसी और को चुनना हो तो कौन सी चुनेंगे, क्षेत्रीय भाषा। पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपका दिमाग यहाँ जा रहा था तो यहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से सोचना है, ना कि अपने राज्य के हिसाब से। आपको हिंदी आती है इसलिए आप सोच रहे हैं कि हिंदी पढ़ा लो, तमिलनाडु के बच्चे को थोड़ी हिंदी आती है तो उसको क्षेत्रीय भाषा पढ़ाएंगे, है ना, तमिल पढ़ाएंगे। आंध्र प्रदेश के बच्चे को थोड़ा हिंदी आती होगी, तो इसलिए हिंदी वाला ऑप्शन आपका गलत जाएगा हमेशा। अंग्रेजी वाला भी गलत जाएगा। आप किसी एक भाषा को नहीं चुनेंगे, आप कहेंगे कि मातृभाषा पढ़ानी है, आप जिसकी जो मातृभाषा होगी वो पढ़ा लेंगे, बात खत्म। महाराष्ट्र में होंगे तो मराठी पढ़ा लेंगे, गुजरात में होंगे तो गुजराती पढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर जाएगा आपका पहला ऑप्शन जाएगा। समझ गए बात को। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि खाली स्थान पर सर्वाधिक बल देती है, नियमों पर, परिभाषा पर, उदाहरणों पर या मानकता पर, बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। सब लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे, जल्दी से फटाफट बताएंगे। सर गारंटी बैच में एक गिफ्ट रखिए टॉप 10 तक, अरे मेरे को मरवाओगे तुम। टॉप 10 को एक गिफ्ट मतलब सबको एक जैसा गिफ्ट, भाई साहब मैं घर बेच के दूंगा तुम्हें। तुम्हें पता भी है टॉपर को गिफ्ट क्या मिल रहा है, पता भी है क्या मिल रहा है टॉपर को गिफ्ट। जो इस बार का टॉपर बनेगा सीटेट में उसको गिफ्ट में कार दी जाएगी। तुम तो मेरा घर बिकवा दोगे, अगर सबको 10 लोगों को मैं कार देने लग गया तो फिर तो भाई साहब बट्टा बैठ जाएगा हमारा। ठीक है, एक ही बंदे को मिलेगी सिर्फ कार, उसके नीचे वालों को बाइक मिल जाएगी, उसके नीचे वालों को स्कूटी मिलेगी, उसके नीचे वालों को लैपटॉप मिलेंगे, आईफोन मिलेंगे, जैसे पिछले साल मिले थे उसी प्रकार से आपको मिलेंगे। तो इसलिए मेहनत करो और गारंटी बैच में एडमिशन लेके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आओ, जितने ज़्यादा नंबर लेके आओगे उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। 1000 1500 2000 3000 या 4000 रुपये खर्च करके अगर आप अच्छे नंबर लेके आ गए तो आपका करियर तो बन ही गया, साथ में आप लाखों रुपए का इनाम भी लेके जाएंगे सेमिनार में, ठीक है। तो हम अपने बैच के जो स्टूडेंट टॉपर बनते हैं उनको बड़े गिफ्ट देते हैं, लेकिन जितने भी बच्चे पास होते हैं गिफ्ट सबको मिलता है, चाहे आपके अगर 82 नंबर भी आए हैं तो भी आपको गिफ्ट ज़रूर मिलता है। 82 नंबर वालों को भी 10 15 20 हज़ार रुपये का गिफ्ट मिला था कम से कम। तो अगर पास भी आप कर गए ना तो आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलता है, और सिर्फ ऐसे टीचर अकेडमी में हो सकता है। तो इसीलिए मेहनत करो और अच्छे नंबर लेके आओ। इसने बोला व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि किस पर सबसे ज़्यादा बल देती है, नियमों पर नहीं, परिभाषा पर नहीं, बल्कि उदाहरणों पर। क्योंकि आगमन विधि का तरीका ही ये है कि उदाहरण से नियम की ओर ये चलती है। पहले बच्चे को उदाहरण सिखाए जाते हैं, फिर बच्चा नियम बाद में खुद बना लेता है, ठीक है। पहले हम नियम नहीं बताते, अगर पहले नियम बताओगे तो वो निगमन विधि हो जाएगी फिर आपकी, ठीक है। यहाँ जो आंसर राइट हो रहा है आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही जा रहा है, ठीक है जी, समझ गए बात को। फीस कितनी है सर, अभी बताऊंगा आपको, अभी क्लास करो, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में आपको फीस कितनी है, कैसे लेना है। मॉडल पेपर कब तक आएगा, आने ही वाला है, बस कुछ ही दिन के अंदर अंदर 4 5 दिन में शायद मॉडल पेपर भी आ जाएंगे।
अब देखो, इसने बोला भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि खालिस्तान को समझने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों की जानकारी, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, तीसरा है विभिन्न माध्यमों के उपयोग, और फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सब्सिडरी में ज्योग्राफी और उर्दू है, तो बीएस टेट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा? बीएस टेट, बिहार टेट, यानी एस टेट की बात कर रहे हैं आप, तो आपका मेन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और सब्सिडरी है आपकी ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल साइंस आप मेन सब्जेक्ट लो, पढ़ने तो आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो तीनों पढ़ेंगे आपको एक साथ, ठीक है, लेकिन मेन सब्जेक्ट में आप पॉलिटिकल पे ध्यान दो। मैं 2026 के सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाई थे। अच्छा, तो आपको नए बैच में जोड़ दिया गया है। किरण नाम है ना आपका? हाँ, बैच में लाइव नहीं देख पाती हूँ, रिकॉर्डेड मिलेगा? हाँ, रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, सारी क्लास रिकॉर्डेड मिलती है। पहले आपको लाइव होगी और उसके बाद उसको सेव कर देंगे, तो आप बाद में कभी भी देख लेना उसको दोबारा। देखो, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि किस चीज को समझने में मदद करेगा? संचार संसाधन आपके विभिन्न माध्यमों की जानकारी के लिए नहीं, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यमों के उपयोग, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। तो हम फोकस करेंगे भाषा पर, जाहिर है भाषा की क्लास चल रही है, तो विभिन्न माध्यमों की जानकारी पे हम फोकस नहीं करेंगे कि आपको जो है ये पता चल रहा है कि आज कौन सा फ़ोन लॉन्च हो रहा है या आज कहाँ जो है टीवी लॉन्च हो रही है। हम विभिन्न माध्यमों का उपयोग कैसे होगा इस पर भी ध्यान नहीं देंगे, आर्थिक स्थिति क्या चल रही है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। हम अगर क्लास में संचार माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को भाषा सीखनी है ना। तो हम विभिन्न माध्यमों से भाषा कैसे सीख सकते हैं इस पे हमारा जोर होना चाहिए। हमारा जो आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो बताओ कितने लोग हैं जो गारंटी बैच में एडमिशन लेना चाह रहे हैं 15 दिन वाली स्ट्रेटजी में? जल्दी से अपना कमेंट करो फटाफट से। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को खालिस्तान में मदद करती है, व्याकरण समझने में, कहानियां रचने में, या फिर कहानी के तत्वों को याद करने में, या फिर कहानियों की कमियां बताने में। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें सही जाएगा। कार सच में, जी प्रिया जी, सच में कार ही गिफ्ट मिलेगी, क्योंकि पिछली बार बुलेट मिली थी और आपने लाइव जाते हुए देखी है सेमिनार में। हमने सेमिनार में बुलेट बांटी है, स्कूटी दी थी 2 लोगों को, और बहुत सारे लोगों को लैपटॉप दिए थे, बहुत सारे लोगों को आईफोन दिए थे। लाइव है सब कुछ, वीडियो में आप देख सकते हैं, सेमिनार वाली वीडियो देखो, उसमें सब चीज़ें दी है, फिजिकली दी हैं, ऐसा नहीं कि घर पहुंचाई है, अपने हाथों से ही मैंने दी है ऐसे करके। तो जो मैं बोल देता हूँ वो होगा ज़रूर। जो लोग गारंटी बैच में 15 डेज वाली स्ट्रेटजी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो पिंक वाला हैंड वेव करो जल्दी से ऐसे करके, फिर मैं आपको बता दूंगा क्या तरीका रहेगा। लेकिन मिलती नंबर के हिसाब से है, जो गिफ्ट मिलेंगे वो आपके नंबर के हिसाब से मिलेंगे, जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर चर्चा करते हुए बच्चों को किस चीज़ में मदद मिलेगी? अगर आप कहानियों में विभिन्न शैलियों में चर्चा कर रहे हैं तो कहानी के तत्वों को याद करना तो गलत बात होती है, कहानी में कमियां भी नहीं बताएंगे आप। कहानी रचने में या व्याकरण समझने में? तो कहानी रचने में या व्याकरण? यार व्याकरण तो समझना, कहानी के माध्यम से कहानियां रचना आएगा, क्योंकि व्याकरण नहीं समझ रहे हम, व्याकरण समझना हमारा उद्देश्य भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन राइट जाएगा आपका, ठीक है। क्या कह रहे हो सर, आपका शोरूम है क्या? अरे बेटा, शोरूम अगर मेरा होता भी ना तो शोरूम में फ्री की तो आती नहीं है, कंपनी से तो खरीद के लाओगे। शोरूम वाले से फ्री में ले लोगे आप, या शोरूम वाला अपने घर वाले आदमियों को फ्री में दे देता है? वहाँ भी लाखों रुपए ही लगता है, बराबर पैसा लगेगा, कंपनी तो फ्री में नहीं देगी ना। बट मेरा कोई शोरूम नहीं है, मैं तो आपको खरीद के दूंगा आपके ही नाम पे। मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने नाम पे, मैं आपके नाम पे खरीद के दूंगा, आपके ही नाम पे जाती है वो जो भी गिफ्ट जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, अब ये क्लास तो आपकी फिनिश होती है यहाँ पर, और आप गारंटी बैच में एडमिशन कैसे लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके साथ साथ पहले ये समझो कि 15 डेज़ की स्ट्रेटजी है क्या, क्यों उसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि 15 डेज स्ट्रेटजी में हम क्या करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात, आपको पास कराने की 100% गारंटी है इस बैच में, और शुरू में ही मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें केवल 47 सीट अभी बची हुई हैं, तो इसलिए
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको एडमिशन लेना पड़ेगा क्लास ख़त्म होने के बाद, तो आप रेडी रहिएगा। 15 डेज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 मैराथन क्लासेस आपको कराऊंगा बैच के अंदर, जिसमें ऑल सब्जेक्ट आपके इंक्लूड हो जाएंगे। और ये सारे ऑल सब्जेक्ट जो है इसमें 135 नंबर का कंटेंट आपका होगा। ठीक है, कितना? 135 नंबर का कंटेंट 7 दिन में कवर करेंगे हम, क्योंकि इसमें बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, किताबें नहीं पढ़ने वाले, इतनी लंबी लंबी बातें नहीं पढ़ेंगे, निचोड़ पढ़ेंगे केवल उतना जितना एग्जाम में फंसता है। कोई 4-5 पेज का चैप्टर होता है तो 4-5 पेज याद करने की जरूरत नहीं होती, उसमें 7-8 लाइनें, 4 लाइनें ही होती हैं जो काम की होती हैं, जो पेपर में आती है। तो हम 8 लाइनें पढ़ेंगे, केवल 5-10 पेज नहीं पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम इतने बड़े सिलेबस को इतना करके पढ़ने वाले हैं, और ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा सारी चीज़ें, तो आपको हैंड टू हैंड याद हो जाएंगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको बाद में याद नहीं करना, नोट्स भी नहीं बनाने, कुछ नहीं करना, केवल वीडियो प्ले करके बैठ जाना है उसके सामने। और इसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स दे दिए जाएंगे इस सारी क्लासेस के हैंड रिटन। तो ये नोट्स आप 2 दिन में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स होंगे, 1 लाइनर होंगे, छोटे छोटे नोट्स होंगे। ये 2 चीज़ें करने के बाद अगर आप 135 नंबर के कंटेंट में से आधा भी याद रख पाते हैं तो भी सीटेट आपका पास है। कैसे? अगर आपने 135 में से 60 नंबर भी याद रख लिए तो भी आपका सीटेट पास हो जाएगा। आप कहेंगे 60 पे कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास एक और रणनीति है, ब्रह्मास्त्र, और वो है कि मैं आपको पेडागोजी की ट्रिक्स की महामैराथन कराने वाला हूँ। अभी तक आपने ट्रिक्स की थ्योरी देखी होगी, इस बार पेडागोजी की ट्रिक्स की महामैराथन होगी, जिसके अंदर मैं आपको 150 ट्रिक सॉल्व करवाने वाला हूँ। कितनी? 150 ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा। और ये 150 ट्रिक सीखने के बाद आप एक भी प्रश्न पेडागोजी में गलत नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल आपने देख लिया होगा, अभी अभी मैंने इसी क्लास में आपको जो जो ट्रिक्स बताई हैं वो इतनी परफेक्टली लागू होती है कि एक ट्रिक से ही आप कई सारे प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे, है ना। तो मैं आपको 150 ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें सारे ही सब्जेक्ट की पेडागोजी कवर हो जाएगी, आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। 90 नंबर फर्स्ट पेपर में आते हैं आपके पेडागोजी के, और सेकंड में 80 नंबर आते हैं। तो ये 90 नंबर और 80 नंबर आपके एक दिन में खत्म है, इसमें आप एक भी नंबर गलत नहीं करोगे। और ये क्लास आपकी केवल और केवल 8 घंटे की होगी। 8 घंटे में 80 नंबर आपके पक्के हैं। 8 घंटे में 80 नंबर आपके पक्के हैं। और ये आपका एक तरह से बेस बन गया कि आपका सीटेट पास हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आपने 10-5 नंबर गलत कर भी दिए, चलो एग्जाम में जल्दबाजी रहती है, टाइम कम रहता है, अगर आपने 2-4 नंबर गलत कर भी दिए, अगर आप 80 में से 70 भी ले आए तो भी आपके सीटेट में पता है कितने नंबर आएंगे? 130 नंबर आएंगे। 60 नंबर यहाँ से कवर कर लेंगे आप मैराथन क्लासेस और नोट्स से, और पेडागोजी की महामैराथन से आप 70 नंबर कवर करेंगे, 130 नंबर आएंगे। अगर इसमें गलत कर भी दिए आपने मिस्टेक से, 5 नंबर गलत कर दिए, 10 नंबर गलत कर दिए, 8 गलत कर दिए, 15 गलत कर दिए, फिर भी 115 बच जाएंगे। 20 गलत कर दिए फिर भी 110 नंबर बचेंगे। फेल नहीं हो सकते आप किसी भी कीमत पे। ये वो तरीका है जिस तरीके से पिछले साल 1,21,000 बच्चों ने सीटेट पास करा है 1 टाइम में। अभी हमारा जो फरवरी वाला बैच था इससे पिछला, उसमें 1,21,000 बच्चे पास हुए थे एक बार में। तो आपकी इस बार बारी है। अगर आप चाहते हैं कि इसे अटेम्प्ट में पास करना है तो इससे बेहतर और कोई रास्ता है ही नहीं अभी तक आपके पास। आप अगर इधर उधर भटकते रहेंगे, कि भी यूट्यूब पे भटकते रहेंगे या किताबों में उलझेंगे, किताब पढ़ने का तो समय भी नहीं है, 6 महीने किताब पढ़ने में निकल जाएंगे, समझोगे तो बाद में उसको। एक एक सब्जेक्ट की किताब ही 1-1 महीना ले लेगी आपके। तो ये निचोड़ है, क्योंकि ये जो अनुभव है, ये जो रणनीति आपको दे रहा हूँ कंटेंट, ये 15 दिन का नहीं है, ये पिछले 8-10 सालों के अनुभव से बना हुआ कंटेंट है। मेरे 8 सालों की मेहनत है ये 15 दिन में आपको दूंगा। सिर्फ आपके लिए 15 दिन है, मेरे लिए 8 साल लगे हैं यहाँ तक आने में। और आपको पता है कि सीटेट में मैं खुद नंबर 1 हूँ, 7 बार सीटेट क्रैक किया है, 5 राज्यों का टेट क्रैक है, 3 बार सरकारी नौकरी भी ले चुका हूँ गवर्नमेंट वाली। तो इसके बाद देखो यहाँ पे आपके नंबर पक्के हो गए, लेकिन इसके बाद अभी 2 ब्रह्मास्त्र और बचे हैं। वो है एक तो 1000 PYQs। ये मैं आपको शॉर्टकट में छांट करके सारे जितने अब तक 15 सालों के PYQs हुए हैं, 15-20 हज़ार PYQs हो चुके हैं अब तक, उसमें से छांट के 1000 आपको सॉल्व करवाऊंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके फंसने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और ये खुद सॉल्व करवाऊंगा मैं अपने हाथों से। उसके बाद सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है वो है हमारे मॉडल पेपर, और यही है हमारे 15 दिन की स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा राज। 10 मॉडल पेपर फर्स्ट पेपर के दूंगा, 10 सेकंड पेपर के, और इन्हीं 10 मॉडल पेपर में से एक पेपर आपको आपके एग्जाम वाले दिन टेबल पर रखा मिलेगा। यस, पिछले साल जो हमने मॉडल पेपर बनाए थे उसमें से 145 नंबर फंसे थे, इस बार के मॉडल पेपर से भी 145 ही फंसेंगे। तो ये आप तैयारी करने के बाद अगर मॉडल पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सीटेट में टॉप करने से। 125 तो मैं मिनिमम कह रहा हूं, हो सकता है आप ज्यादा ही नंबर लेके आए। तो ये स्ट्रेटजी केवल 15 दिन की है। 7 दिन आपके मैराथन में लगेंगे, 1 दिन पेडागोजी में, 2 दिन नोट्स में,
1 दिन PYQs वाली मैराथन में और 4 दिन मॉडल पेपर में। 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 दिन की कहानी है ये, केवल 15 दिन की। ऐसा निचोड़ बनाया है ना कि इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं जो आपको इतने कम दिन में तैयारी करा दे। तो समझ रहे हैं बात को या नहीं समझे? अब कैसे इसमें एडमिशन लेंगे और क्या इसका जो है ऑफर है इस पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसका जो नाम है वो है सीटेट गारंटी बैच 5.0, इस बैच का जो नाम है, ठीक है। और इसमें आपको पास कराने की 100% गारंटी मिलती है, आप फेल नहीं हो सकते, इस बात की गारंटी है। दूसरी बात, इसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 9,000 रुपये होता है और विद डिस्काउंट ये आपको 6,000 में मिलता है। आप कहेंगे इतना ज़्यादा, तो आपको पहले से ही पता है सबको, अभी तक जितने भी लोगों ने खरीदा है वो 6,000 रुपये में ही खरीदा है पिछले महीने तक। अभी जितने भी लोगों ने खरीदा था ये सीटेट, और लाखों बच्चे इस बैच में पढ़ते हैं 6,000 रुपये में, क्योंकि ये बैच इतना प्रीमियम है कि इस बैच में आने के बाद बच्चा फेल होता ही नहीं है। और बाकी नॉर्मल बैचेस में आप जाएंगे तो 10 बार फेल होंगे फिर जाके पास होंगे। तो या तो अपने 5-10 साल बर्बाद कर लो, या फिर 2-4 हज़ार लगा के अपने 10 साल बचा लो, या तो उम्र ही निकल जाएगी आपकी फेल होते होते। क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे ऐसे जिन्होंने सीटेट पहले दे रखा होगा और फेल हो गए होंगे। नॉर्मल बैचेस की यही कहानी है, भले ही आपको 100-200 रुपये 400 रुपये कम में मिल जाएगा, लेकिन आप फेल हर बार होते रहेंगे। तो क्या यही चाहते हो कि अपने समय बर्बाद करना? लेकिन फिलहाल इस पे ऑफर बहुत तगड़ा आज है, ये आपको 6,000 में नहीं मिलेगा, बहुत कम में मिलेगा। हमने जो लास्ट पिछले महीने ऑफर निकाला था वो 6,000 का बैच हमने आपको 4,000 में दिया था। कितने में? 6,000, 4,000 में, और दोनों बैच आपको 6,000 में। लेकिन आज कितने का मिलने वाला है अंदाज़ा लगाओ। आज ये बैच केवल और केवल कितने का मिलेगा आपको? ये बैच मिलेगा आपको केवल केवल 1,999 रुपए का। सेकंड पेपर भी 1,999 का और दूसरा पेपर, दोनों एक साथ मिला के 2,999 का। लेकिन इस पे एक और ऑफर है। क्या? इस पे ऑफर ये है कि हमारी 47 सीट्स जो बची हुई हैं, अभी 47 सीट बची हुई हैं, तो 47 लोगों को, ठीक है, 47 लोगों को ये बैच केवल और केवल मिलने वाला है 1,500 रुपये का, बल्कि 1,499 रुपये का। कितने का? 1,499 रुपये का फर्स्ट पेपर, और पेपर 2 भी आपका 1,499 का मिलेगा। और अगर दोनों पेपर एक साथ लेंगे आप, तो आपको 1,999 के दोनों ही पेपर मिल जाएंगे। ये अभी के लिए है, केवल 47 लोगों के लिए। तो अगर आप तुरंत के तुरंत एडमिशन अभी जाके ले लेंगे तो शायद आपको इतने में मिल जाए, लेकिन अगर आप थोड़ा लेट करेंगे तो फिर आपको 2,000 में मिलेगा, और 2,000 में ख़त्म होने के बाद फिर आपको ये 6,000 में मिलेगा, इससे कम में नहीं मिलेगा। अब इसमें एक और फ़ायदा है, अगर आप इस बैच में पढ़ने के बाद 1 नंबर से भी फेल हुए, गलती से भी आप जैसे पेपर देने ही नहीं गए, आप अपनी मर्जी से फेल हो गए, तो आपको नेक्स्ट बैच फ्री मिलेगा। अगले साल का नेक्स्ट बैच आपको फ्री में मिलेगा। 6,000 रुपये वाला बैच आपको फ्री मिलेगा। तो अभी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके डबल फायदे हैं। नंबर 1 फ़ायदा तो यह है कि आपको 45 रुपये की बचत अभी हो रही है। इसी बैच में एडमिशन लेते ही आपके 45 रुपये बच गए, क्योंकि 6,000 का बैच आपको 1,500 में मिल गया। दूसरा फायदा यह है कि अगले साल का बैच 6,000 का और फ्री में मिल गया। तो 6,000 और 4,500 यानी 10,500 रुपये की बचत कर रहे हैं अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं। और ये क्यों है? क्योंकि बस कारण मत पूछो, ये कुछ खुशी की बात है जिसकी वजह से आपको इतना तगड़ा ऑफर मिल रहा है। तो तुरंत फटाफट से जाके अपना एडमिशन अभी के अभी ले लो। अब कैसे एडमिशन लेंगे आप इसमें? इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको पहले तो ऐप डाउनलोड करना है एससी टीचर अकेडमी का, जो आपको मिलेगा कहाँ? प्ले स्टोर पे मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका प्ले स्टोर और ये है आपका ऐप, ठीक है। एससी टीचर अकेडमी ऐप ये है आपका, ये फोटो लगा होगा और ये स्पेलिंग आप सेम टू सेम यही है जो आपके चैनल का नाम है, एससी टीचर अकेडमी। यहाँ आप इंस्टॉल बटन पे करके इंस्टॉल करेंगे इसको। इंस्टॉल करने के बाद इसमें अपना व्हाट्सअप नंबर डालना है आपको साइन अप पे जाके, और व्हाट्सअप नंबर डालते ही आपके पास आएगा ओटीपी, और ओटीपी आप डाल देंगे तो बैच वो ऐप आपका खुल जाएगा। जैसे ही आपका ऐप खुलेगा तो पहला पेज ऐसा खुलेगा आपका। तो पहले पेज पे बहुत सारे बॉक्सेस बने होंगे, लेकिन आपको कौन से पे सेलेक्ट करना है? सीटेट 5.0 पर। सीटेट 5.0 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे बैच खुल जाएंगे। पेपर 1, पेपर 2 एसएसटी, पेपर 2 साइंस, कॉम्बो एसएसटी, कॉम्बो साइंस। तो जो आपका बैच है उस पर आप क्लिक करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर आपके सामने बैच खुल के आएगा और नीचे लिखा होगा बाय नाउ। तो आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। देखो अभी भी यहाँ 6,000 रुपये ही दिखा रहा है क्योंकि इसका प्राइस 6,000 ही है, लेकिन अभी आप ऐप पे जाके देखेंगे तो आपको 1,499 दिखेगा 47 लोगों को। उसके बाद 47 लोगों के बाद ये 1,999 आपको दिखने लग जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके टाइम बचाना और हैंड टू हैंड जाके एडमिशन लेना। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये नीले कलर की पट्टी आएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर लास्ट पेज आपके सामने खुलेगा। ये यहाँ आपका
पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, गूगल पे, फ़ोन पे, क्रेडिट कार्ड, यहाँ से आप पेमेंट करेंगे और आपका बैच चालू हो जाएगा। तो फटाफट से जाओ, अब ज़्यादा सोचने का समय बचा नहीं है। आपसे पहले बाकी बच्चे भाग भी गए हैं लेने के लिए, एडमिशन लेने चले भी गए हैं बहुत सारे, तो जल्दी जाओ फटाफट से और एडमिशन लो अपना तुरंत जाके। अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना तो आज की क्लास तो आपकी समाप्त है और फटाफट जाके अपना एडमिशन ले लो। सर क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? भाई 24 घंटे में कभी भी देख सकते हो, 24 घंटे अवेलेबल रहेंगी आपकी क्लास। और क्या पूछना है बताओ? 1500 दोनों का नहीं, 1501 का है, दोनों बैच एक साथ लेने हैं कॉम्बो, तो आपके 1999 लगेंगे। मुझे चाहिए सर एडमिशन चांदनी, बिल्कुल जाओ। किस किस को, कौन कौन जा रहा है बताओ? कौन कौन एडमिशन लेने जा रहा है? रेड वाले दिल भेजो जल्दी से, कमेंट में एक बार रेड वाले दिल भेजो और फटाफट से जाके एडमिशन लो अपना बैच में, क्योंकि ये आखिरी मौका है आपके पास, ये समझ लो ये आखिरी मौका है। अगर ये सीट खत्म हो गई तो फिर आपको 6000 में एडमिशन मिलेगा और शायद फिर मिले भी ना, फिर अगले साल के लिए आएंगे आप। तो इस साल अगर सीटेट पास करना है तो कोई दूसरा तरीका आपके पास इस समय नहीं बचा है। तो हर कोई सीरियसली समझ लो इस बात को। आप अगर इधर उधर भटकते रहे, यूट्यूब पे भटकते रहे, ये सब करते रहे, तो आपका एक साल और बर्बाद जाएगा। तो इसलिए थोड़ी समझदारी दिखाओ, अगर सीटेट पास करना ही है तो, और अगर नहीं करना, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बैच की वैलिडिटी एक साल रहेगी आपकी पूरे के पूरे। जी। वेब सीरीज़ कब आएगी? वेब सीरीज़ कल आपका ट्रेलर आएगा वेब सीरीज़ का, और अगले हफ्ते वेब सीरीज़ आएगी आपकी सीटेट की। जी ठीक है, मेरे ख्याल से तो सभी बच्चे चले भी गए हैं, और क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन आ गए हैं, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, यहीं ऊपर आ रहा है मेरे पास और नोटिफिकेशन। तो बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं एडमिशन, जल्दी जाओ, फिर सीट खत्म हो जाएगी, फिर आप देखते रह जाएंगे। तो जाओ, बातें तो बाद में भी कर लेंगे हम, आप जाओ फटाफट से और अपना जाके एडमिशन लो तुरंत के तुरंत। देखो मेरे ख्याल से 20 नोटिफिकेशन आ भी गई है मेरे पास एडमिशन की। जाओ आप लोग, जाओ तुरंत फटाफट से, बाकी बाद बाद में करेंगे बातें, ठीक है? आप एडमिशन ले लो वरना सीटें खत्म हो जाएंगी, फिर आप देखते रह जाओगे। हाँ, तो आप ये पूछ रहे थे कि वेब सीरीज़ कहाँ आएगी, तो वेब सीरीज़ आएगी इस वाले चैनल पे, शादाब आलम नाम से जो चैनल है, हमारा चैनल है शादाब आलम नाम से, ये चैनल है, ठीक है? तो यूट्यूब पे सर्च करो मेरा नाम लिख करके, आप शादाब आलम लिख करके, तो ये चैनल आएगा आपके सामने मेरे नाम से, इस चैनल पे वेब सीरीज़ आएगी, ठीक है? यहाँ देख देख लो आप इसको, इस पे और भी वीडियोस डाली हुई हैं ऑलरेडी मैंने। तो इस चैनल पे जाके आप इसको सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस जाके देख सकते हैं। इस पे व्लॉग्स भी हैं और मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स भी हैं, और पिछली वेब सीरीज़ भी एक इस पे पड़ी हुई है, वो भी देख सकते हैं आप। अभी सीटेट की वेब सीरीज़ आने वाली है, स्टूडेंट लाइफ, वेब सीरीज़ का नाम है स्टूडेंट लाइफ, आप लोगों के जीवन पे आधारित है। तो जाके देखो आप फटाफट से, फिलहाल जाओ फटाफट से, पहले एडमिशन ले लो बैच में, वरना फिर आप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है भाई, वेब सीरीज़ तो बाद में देख लेना, जाके पहले एडमिशन ले लो, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।